India's best learning app. हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गन्स कंसर्न विद द डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी किया था और एक एक करके सबका नाम जाने थे। यहाँ पे हम लोग एक फिगर के माध्यम से इन सारी चीज़ों का ब्रॉड लाइन स्टडी करेंगे। ब्रॉड लाइन स्टडीज़ में बच्चों हम लोगों को जानना है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि दिस इज़ आवर माउथ रीजन। ये हमारा माउथ रीजन है जहाँ पे हमारे टीथ, टंग, लिप्स काम करते हैं। ये हमारा जंक्शन ऑफ द ओइसोफेगस एंड माउथ, दैट इज़ द नोन एज फेरिंग्स। ये फेरिंग्स है। इसी फेरिंग्स में एक छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम है ईपीग्लोटिस। ईपीग्लोटिस बच्चों इसका नाम याद रखेंगे। यह ईपीग्लोटिस का काम होता है permitted to the absorption, permitted to the swelling of the food। यहाँ जरा सा फिगर पे ध्यान देंगे, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि ये हमारा माउथ का ओपनिंग है और ये हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक का ओपनिंग है। यहाँ पर आकर यह कॉमन हो जा रहा है। ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पे आकर के ये कॉमन हो जा रहा है, यानी कि आप माउथ से भी रिस्पिरेशन कर सकते हैं और नोज से भी रिस्पिरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉमन हो जाता है। इसी पॉइंट पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसका नाम है ईपीग्लोटिस। फर्दर ऑन हम लोग देखेंगे कि यही ईपीग्लोटिस अगर बंद होता है तो उस समय जब हम लोग फूड को स्वेलअप करते रहते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो उस समय में यह बंद होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक को बंद करता है। कौन? ईपीग्लोटिस। और दूसरे पहलू में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग भोजन करते रहते हैं तो जब हम लोग रिस्पिरेशन करते रहते हैं तो यह ईपीग्लोटिस यहाँ से ये खुल करके इस एरिया को बंद करेगा ताकि सांस लेने की प्रक्रिया है वो आसानी से हो सके। तो हम ये कह सकते हैं कि ईपीग्लोटिस हेल्प इन द बोथ प्रोसेसेस क्या है कि यह रिस्पिरेशन के प्रोसेस को भी कंट्रोल करेगा कि आप जब सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन के आवागमन को भी कंट्रोल करेगा, और दूसरा यह कंट्रोल करेगा किसको? तो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को। जब आप एब्जॉर्प्शन करते रहे, ये जब आप इनगल्फ करते रहते हैं फूड को, यानी जब आप फेरिंग से आपका फूड अंदर की ओर आते रहता है, तो नहीं एब्जॉर्प्शन नहीं कहेंगे इस प्रोसेस को, जरा सा ध्यान देंगे। दिस इज़ नॉट एब्जॉर्प्शन, दिस इज़ द स्वेलिंग ऑफ द फूड। तो भोजन के स्वेलिंग में यह ईपीग्लोटिस मदद करता है। तो बच्चों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपका स्टमक तक पहुँचता है, और इस बीच में, ये स्टमक तक के बीच में यह जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं मौजूद हैं, यानी कि हम कहेंगे नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द माउथ एरिया, स्टमक, ये ओइसोफेगस एरिया। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तब यहाँ पे एक खास तरह की प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस बच्चों, पेरिस्टालसिस का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति कहने का मतलब हो गया कि यह एरिया जहाँ पर कि रिदमिक मोशन होता है और इसमें भोजन ऊपर से नीचे की ओर सरकते चला जाता है। तो अगर हम कहें कि फूड को ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करने में मदद करने वाला ऑर्गन कौन सा है, तो ओइसोफेगस हैं, और ओइसोफेगस के मदद से हमारा फूड नीचे की ओर जाता है। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने ओइसोफेगस के बारे में जानकारी लिया। तो ओइसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। अब जरा सा फिर से आइए हम लोग माउथ की बात करेंगे। तो देखिए ये आपके टीथ हैं, जैसा कि हमने बताया कि दांत 4 तरह के होते हैं। टीथ 4 टाइप्स के हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। उसके बाद ये टीथ सॉकेट्स से जुड़े हुए हैं, और इसके जो सॉकेट्स हैं वो एक मस्कुलर कवर से घिरा हुआ है जिसको कि हम लोग गम्स कहते हैं। और गम्स के नीचे
आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये आपके जो गर्दन के अंदर का है ये सॉफ्ट पैलेट्स हैं, उसके बाद ये आपके हार्ड पैलेट्स हैं, और फिर ये हो गया आपका, उसके बाद ये टॉन्सिल। आप इस हिस्से को देख रहे हैं, जो टॉन्सिल है ये हमारे डाइजेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, इन ऑर्गन्स की चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। ये हमारा मस्कुलर टिथ है, और ये आप देख रहे हो कि लिप्स हैं। तो यहाँ पे टंग, टीथ, लिप्स एटसेट्रा आर पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी हम कहें कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस में ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फूड, हम लोग चूँकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हैं, इसीलिए हम लोग कैसा फूड खाते हैं, तो फूड कॉम्प्लेक्स नेचर का खाते हैं। कॉम्प्लेक्स नेचर क्या, ये एक बड़े बड़े चेन होते हैं, जैसे आप देखो ये प्रोटीन है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट है, और तीसरा आपका फैट। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स फूड हैं। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग खाते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना है प्रोटीन को एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड में। तो इस काम के लिए जो एंजाइम की आवश्यकता होगी, वह एंजाइम को हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहेंगे। These are the biological catalyst which is required for the digestion of food। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने लायक बात क्या है कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए हम लोगों को एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की आवश्यकता होती है, और या फिर इसको एंजाइम भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे, एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट which help in breakdown of a complex food into simpler one। अब इस बात को लेकर के हम लोग देखते हैं कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, जरा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर मौजूद सलाइवरी ग्लैंड से एक सलाइवा का सिक्रीशन होता है, और ये सलाइवा में खास करके क्या क्या मौजूद रहते हैं एंजाइम्स, वो एंजाइम का नाम है, सलाइवा के अंदर मौजूद एंजाइम का नाम है एमाइलेज। बच्चे ध्यान देंगे, अगर याद ना रहे तो लिख सकते हैं एमाइलेज। या एमाइलेज नामक एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा फूड को इनटू सिंपलर वन। फिर से यहाँ पे देखेंगे किस तरह से आपने स्टार्च खाया, और स्टार्च कौन सा स्टार्च, कच्चा स्टार्च नहीं, ध्यान देने लायक बात है, बॉइल्ड स्टार्च होना चाहिए। बॉइल्ड स्टार्च अगर आप खाते हो तो ही आप उसका डाइजेशन कर सकते हो। अगर आप कच्चा स्टार्च खाओगे तो उसका डाइजेशन आपके बॉडी में नहीं होगा। तो यानी हम लोगों को बॉइल्ड स्टार्च खानी है। अब बॉइल्ड स्टार्च कैसा होगा, आलू को उबाल देंगे, आटा को आप पका देंगे, तो इस तरह से वो आपका बॉइल्ड हो जाएगा। तो बॉइल्ड स्टार्च खाएंगे। फिर अब क्या होगा कि इसके सिंपलर वन में कन्वर्सन के बाद क्या होगा, स्टार्च हमारा जो है वो सलाइवरी एमाइलेज की मदद से किस में बदल जाएगा, माल्टोज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, माल्टोज में। इसको ध्यान से देखेंगे और याद भी रखेंगे। स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट कर रहा है, हमारा सैलिवा में मौजूद एमाइलेज। तो एमाइलेज that is the constituent of the saliva which convert starch into maltose। क्लियर है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ब्रेक डाउन करके सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर दिया, और ये सिंपलर शुगर हमारा जो है, ये सिंपलर शुगर किसको कहेंगे, माल्टोज को हमने कहा सिंपलर शुगर। माल्टोज को क्या कहा, सिंपलर शुगर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द फूड देन पासेज, यानी कि अब भोजन कहाँ होगा कि हमारे जो फूड जिनका कि माउथ के अंदर डाइजेशन हुआ है, पार्शियल डाइजेशन हुआ है, जिनका कि हमारे दांतों के द्वारा उनको क्रश किया गया, और एमाइलेज जो है उसमें मौजूद स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया, वैसा
क्रस्ट फूड हमारे स्टोमक तक पहुंचेंगे, किसके जरिए? भाया ओइसोफेगस। हमने आपको दिखाया था ओइसोफेगस, आप याद करो, ओइसोफेगस का फिगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। दिस इज द ट्यूबुलर ओइसोफेगस। बच्चों इसको ध्यान से समझेंगे, यही हमारा ट्यूबुलर ओइसोफेगस है, जिसका काम होता है भोजन को माउथ से स्टोमक तक पहुंचाना। कहाँ से कहाँ? माउथ टू स्टोमक पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो हमारा ये ओइसोफेगस करेगा, ठीक है। और इस ओइसोफेगस में हमने वहाँ भी बात करी थी कि ओइसोफेगस के अंदर एक खास तरह का रिदमिक मोशन होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। रिदमिक मोशन यानी रिदमिक कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन ऑफ द मसल्स, और इसी प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया था? पेरिस्टाल्सिस। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, तो आप कहोगे दिस इज द रिदमिक कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑफ द ओइसोफेगस बाय व्हिच फूड पासेज फ्रॉम द माउथ टू स्टोमक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो पेरिस्टाल्सिस हम लोग समझ गए। फिर कहता है कि स्टोमक के अंदर जो है, स्टोमक के अंदर एक खास तरह के ग्लैंड हैं। अब देखिए ये आपका स्टोमक है, ये कैसा है? तो यह पियर शेप्ड है। कैसा है? पियर शेप्ड है। अब इसमें देखिए इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये जो इसका लाइनिंग आप देख रहे हो, ध्यान से समझना, दिस इज द लाइनिंग। ये लाइनिंग आपका क्या कहलाएगा? यही लाइनिंग आपका कहलाएगा क्या? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इस देखिए इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 तरह के बच्चे लिखेंगे, इस चीज को लिखना पड़ेगा, बिना लिखे याद नहीं होगा। यह गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 तरह के अलग अलग सेल हैं। 3 तरह के अलग अलग सेल हैं बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। 3 तरह के अलग अलग सेल हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कंसिस्टेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स। कितने? 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स, यानी कि ये जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है यह 3 तरह के ग्लैंडुलर सेल का बना हुआ है, जिसमें से पहला हमारा हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे ऑक्जेनेटिक ग्लैंड। ऑक्जेनेटिक ग्लैंड, ऑक्जेनेटिक ग्लैंड पहला हो जाएगा ऑक्जेनेटिक ग्लैंड, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का सिक्रीशन होगा। दूसरा हो जाएगा हमारा म्यूकोटिक ग्लैंड। दूसरा क्या हो जाएगा? म्यूकोटिक ग्लैंड। म्यूकोटिक ग्लैंड, जिससे किसका सिक्रीशन होगा? म्यूकस का सिक्रीशन होगा। और तीसरा हमारा हो जाएगा पेप्टिक ग्लैंड। तीसरा क्या होगा? पेप्टिक ग्लैंड, जिससे क्या सिक्रीट होगा? पेप्सिन सिक्रीट होगा। जिससे क्या सिक्रीट होगा? पेप्सिन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 तरह के ग्लैंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए ऑक्जेनेटिक ग्लैंड, म्यूकस के लिए म्यूकोटिक ग्लैंड और पेप्सिन के लिए पेप्टिक ग्लैंड। ये 3 तरह के ग्लैंड से 3 तरह के सिक्रीशंस निकलते हैं, और इन तीनों सिक्रीशन को हम एक साथ नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो बच्चों यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ गैस्ट्रिक जूस किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा गैस्ट्रिक जूस इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। पेप्सिन, ये 3 तरह के मिक्सचर को एक साथ गैस्ट्रिक जूस कहे। अब ये तीनों का अलग अलग फंक्शन है बच्चों, ध्यान देने लायक बात है। इसमें से तीनों का अलग अलग फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो हमारा HCl है, इसका काम क्या होगा? तो यह क्या करता है? फूड को क्या बनाएगा? फूड को एसिडिक बनाएगा। इट मेक्स फूड एसिडिक। दूसरा क्या काम होगा कि इट किल द जर्म्स। इट किल द जर्म्स
किल द जर्म्स, और जो भोजन में जर्म्स होंगे उनको मार करके टू प्रिवेंट फ्रॉम डिकेइंग ऑफ फूड, फ्रॉम डिकेइंग ऑफ फूड, भोजन को सड़ने से बचाएगा। चूंकि भोजन यहाँ पे रुकेगा, थोड़ा टाइम रहेगा, 3 से 5 घंटे तक हमारा भोजन स्टमक में रुकेगा। तो इस दरमियान भोजन का डीके ना हो, ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? तो ये काम करेगा हमारा HCl। म्यूकस का काम क्या होगा? म्यूकस का काम होगा बच्चों, ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया को बड़े अच्छे से प्रिवेंट करना। अब मान लो कि यहाँ पे आपका फूड रखा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या है? फूड है। तो अब सोचो कि आप अगर फूड खाते हो तो वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो क्या इस एंजाइम का असर हमारे स्टमक पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हमारे स्टमक के अंदर घाव बन सकते हैं, छोटे छोटे टीनी जो है वो जख्म बन सकते हैं, और इस जख्म से हमारे स्टमक को नुकसान पहुंच सकता है, कई बार पहुंचता भी है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। जिसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? पेप्टिक अल्सर, या इसको कुछ लोग गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं। तो ये बातें हैं। इस प्रिवेंशन करने के लिए, हमारे स्टमक को प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? देखेंगे, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। देखो ये ध्यान दो, ये हमारा हो गया स्टमक, तो इसके अंदर ये म्यूकस क्या करेगा? इसके ऊपर देखेंगे, ये देखिए, ये इस तरह से ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया? प्रोटेक्टिव लेयर। और ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। किस चीज़ को? तो हमारे स्टमक को। किससे? एंजाइमेटिक एक्शन से। तो गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन समझ गए हम लोग, म्यूकस का फंक्शन समझ गए, और तीसरी बात करेंगे पेप्सिन का। तो पेप्सिन क्या करेगा? देखो बच्चों, यहाँ पे जरा सा पेप्सिन के बारे में समझना है कि जब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, जब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा उस समय पेप्सिन किस फॉर्म में रहता है? प्रोपेप्सिन। किस फॉर्म में रहता है? प्रोपेप्सिन। और इसके साथ HCl का H+ आयन मिलकर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एक्टिव पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट करेगा? एक्टिव पेप्सिन में। और यह एक्टिव पेप्सिन आपके फूड में मौजूद प्रोटीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो प्रोटीन प्लस पेप्सिन, यह क्या करेगा? फूड को बदल देगा प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन्स में। बच्चों इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये सब टर्म्स। तो ये हमारा हो गया इसके कार्य, ध्यान रखेंगे इन बातों का। ये हो गए किसके कार्य? पेप्सिन के। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्टमक के अंदर हमारे जो एंजाइम्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये हम लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। तो हम लोगों ने इस बात को समझ लिया। अब जब भोजन का हमारा स्टमक के अंदर कार्य समाप्त हुआ, तो यह भोजन बड़े इत्मीनान से, यहाँ ध्यान देंगे, देखिए ये स्टमक के हिस्से से निकल कर और यहाँ पहुँच गया, इस हिस्से में पहुँच गया। इस हिस्से को हम लोग नाम देते हैं क्या? पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन। अब बच्चों ये उसको समझना जरूरी है। पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन इज द valve like structure which allow the food after the partial digestion in the stomach। जरा ये पाइलोरिक कंस्ट्रक्शन से एक टर्म याद आ रहा है, आप लोग याद रखेंगे कि हम स्टमक को 3 भागों में बांट देंगे। सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहेंगे कार्डियक, यानी हमारा स्टमक का 3 भाग, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा ये हिस्सा हो गया पाइलोरिक। यानी हमारा स्टमक का कितना हिस्सा? 3 हिस्सा, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो हम लोगों को याद रखना, हम लोगों का जो
स्टमक है, यह 3 हिस्से से बना हुआ है। और कुछ एक में ये चौथा हिस्सा भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं र्यूमिनेंट। तो जो र्यूमिनेंट एनिमल हैं, जैसे गाय भैंस है आपका र्यूमिनेंट है, तो उसमें एक और हिस्सा यहाँ से होगा, इसको हम लोग कहेंगे रूमेटिक एरिया। तो खैर अभी हम लोगों को ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये 3 हिस्से हो गए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, और एक बार फिर से हम लोग फिगर पे ध्यान देते हैं। जैसे ही भोजन आपका स्टमक से नीचे की ओर बढ़ेगा, बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टमक से भोजन कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा, पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन से होते हुए। देखिए इस हिस्से से हमारा इंटेस्टाइन शुरू होता है, यहाँ पे हमारा ये जो आपको हिस्सा दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारा स्टमक समाप्त हो जाता है। यहाँ से हमारा क्या शुरू हो जाता है? इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ से हम इंटेस्टाइन्स में भोजन को पहुँचाने के पहले देखते हैं कि देखो बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी जंक्शन है, जिस जंक्शन के ज़रिए हमारा स्टमक, ये इंटेस्टाइन वाले हिस्से में हमारा एक छोटा सा कनेक्शन है, किसका? लीवर का कनेक्शन है। और इस साइड में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा और भी हिस्सा होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या? पेनक्रियाज। क्या कहेंगे? पेनक्रियाज। तो लीवर और पेनक्रियाज का जंक्शन कहाँ पे है? तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है। यहाँ ध्यान रखेंगे, एट द जंक्शन ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारे भोजन का जो मीटिंग पॉइंट है, यानी जहाँ से हमारा फूड स्टमक से होके इंटर करेगा, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड इंटर करेगा, तो यहाँ कुछ बातों को याद रखेंगे हम लोग। क्या क्या याद रखने लायक बात है, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कि जैसे ही आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा, तो सबसे पहले हम लोग इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे ऊपर हमारा हो जाएगा ड्यूडेनम। सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? ड्यूडेनम। फिर बीच वाले हिस्से को कहेंगे जेजुनम, और नीचे वाले हिस्से को कहेंगे इलियम। ये 3 हिस्से हो गए। तो अब बात करेंगे ड्यूडेनम की। इन द ड्यूडेनम देयर इज अ पॉइंट वेयर लीवर को हम लोग हिपैटिका भी कहेंगे, लेकिन अभी आप लीवर ही याद रखो। तो लीवर से एक ट्यूब निकलता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। इससे बाइल का सिक्रीशन होगा, लीवर में बाइल बनता है, और ये बाइल डक्ट के जरिए, और फिर पेनक्रियाज से एक पेनक्रिएटिक डक्ट। पेनक्रियाज से क्या बच्चों? पेनक्रिएटिक डक्ट मतलब नलिका होता है, पेनक्रिएटिक डक्ट। तो एक तरफ क्या हो गया? लीवर से बाइल डक्ट और पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक डक्ट। अब ये दोनों आपस में मिल के बन गए क्या? इसको कहेंगे कॉमन हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट। कॉमन हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट आपका जुड़ गया किससे? ड्यूडेनम से। किससे जुड़ गया बच्चों? ड्यूडेनम से जुड़ गया, यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से से जुड़ गया। अब क्या होगा? जैसे ही भोजन हमारा पहुंचेगा कहाँ? तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन पे में, जैसे ही इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम हिस्से में पहुंचेगा, वैसे ही आपके लीवर से बाइल जूस और पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस इस भोजन पे पहुंच जाएंगे अटैक करने के लिए।
अब देखिए, लीवर से जो हमारा बाइल जूस आता है, यह बाइल जूस एक्चुअली है क्या? तो यह बाइल जूस जो है आपका, यह एक अल्कलाइन मैटर है। क्या है? अल्केलाइन मैटर, यानी ये अल्कलाइन है, मैटर है, बेस है, और इसमें कई तरह के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट वगैरह मौजूद हैं जो कि भोजन को न्यूट्रलाइज करेंगे। किससे न्यूट्रलाइज करेंगे? तो जो एसिडिक फूड स्टमक से आया था उसको न्यूट्रलाइज करके बेसिक बनाना है। तो बाइल जूस का पहला काम क्या होगा? मेक फूड बेसिक, यानी कि भोजन को बेसिक बनाना। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप नोटबुक में लिख सकते हो, इसको मार्क कर सकते हो, इसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सो देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे। ध्यान देने लायक बात क्या है कि बाइल जूस का काम क्या होगा? सो देखिए, सबसे पहले ये क्या है? अल्केलाइन मैटर है, और अल्केलाइन बेस होने के कारण ये क्या करेगा? सबसे पहला काम क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन में जो आपके एसिडिक प्रॉपर्टी मौजूद हैं उसको न्यूट्रलाइज करके कैसा बनाएगा? न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एसिडिक को न्यूट्रलाइज करेगा, एसिडिक को न्यूट्रलाइज करेगा, पहला काम। अब दूसरा काम क्या करेगा कि जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद एक्सेसिव सिक्रीशन के द्वारा भोजन को बेसिक बनाएगा। क्यों बेसिक बनाएगा? ताकि इसके ऊपर इंटेस्टाइन के जूस कार्य कर सकें, यानी कि हम कहेंगे इंटेस्टाइनल एंजाइम काम कर सके। इसके लिए यह ज़रूरी है कि इनका डाइजेशन हो, इनका बेसिक कन्वर्जन हो। तो पहला काम तो ये करेगा। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी हम लोग करने जा रहे हैं वो है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन बच्चों इसको याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा इमल्सिफिकेशन। किसका इमल्सिफिकेशन? फैट का। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या करेगा कि फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा, ड्रॉपलेट्स में, ताकि इसके ऊपर एंजाइम एक्शन कर सके। ताकि इसके ऊपर क्या हो? एंजाइम एक्शन कर सके। इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके फैट ड्रॉपलेट्स का इंटरकन्वर्जन हो, फैट का जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं, उनका ड्रॉपलेट में कन्वर्जन हो, ताकि इसके ऊपर फैट डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट कर सके। तो दूसरा काम क्या हो गया? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तीसरा क्या हो जाएगा कि प्रिवेंट द फूड फ्रॉम डिकेइंग, भोजन को सड़ने से बचाने का काम करेगा। और आगे हम लोग जानेंगे, फर्दर ऑन हम बताएंगे आपको कि यह हमारे बॉडी में से ब्लड के जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको भी बाहर निकालने का काम करता है। तो उसको अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अभी कोई उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक नहीं है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं आगे चल करके हम लोग डाइजेशन के। तो डाइजेशन में कुछ खास एंजाइम्स भी काम करते हैं यहाँ पे, जिनको कि जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या काम करते हैं इसकी चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहले जो एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है हमारे, अभी यहाँ से हम लोग एक बार फिर से कंक्लूड करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल रीजन में पहुँचा, कहाँ से? स्टमक से पहुँचा। पहुंचने के बाद बाइल जूस ने उसके न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को कैरी ऑन किया, और इसके बाद जब भोजन का न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गए, उसके बाद
हमारे फर्दर ऑन उसके डाइजेशन के क्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। फिर एक बार यहाँ से हम लोग डाइजेशन टर्म को डिस्कस कर लेंगे बच्चों। डाइजेशन टर्म का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। तो सिंपलर वन कैसे कन्वर्ट होंगे सो देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास माल्टोज है। क्या है? माल्टोज था। अब देखिए इस माल्टोज को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है माल्टेज। अब ये माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो इस कार्य के लिए हमारे पास क्या मौजूद है? तो ये एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है माल्टेज। तो ये माल्टेज आपका इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि आप जो खाते हो सुक्रोज, आपने सुक्रोज खाया होगा। ये सुक्रोज क्या भाई? अब चीनी खाते हैं, चीनी सुक्रोज है। सुक्रोज में आपका ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइसेक्राइड है। अब देखिए इस सुक्रोज को जब आपने खाया तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज नामक एक एंजाइम सिक्रीट हुआ और ये एंजाइम क्या किया? इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, जो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम थे जो सिक्रीट हुए किसके लिए? इस कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए। इसी तरह से प्रोटीन के डाइजेशन के लिए आपके कुछ खास हार्मोन एंजाइम का आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने जो देखा कि प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हुआ था कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में, और ये कन्वर्ट हो गए थे प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स। और इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम की आवश्यकता होगी वह एंजाइम होगी ट्रिप्सिन। कौन सा होगा? ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन इसको क्या करेगा? कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिए। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारे जो फैट हैं, फैट ड्रॉपलेट्स हैं, इमल्सिफिकेशन के बाद ये क्या हुए? फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए। इनको डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज नामक एंजाइम आएगा जो इनको डाइजेस्ट करके फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया। इस तरह से हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम जो सिक्रीट हुए आपके इंटेस्टाइनल जूस के रूप में, इंटेस्टाइन के वाल से जो सिक्रीट हुए वो, और पेनक्रियास से जो एंजाइम सिक्रीट हुए जैसे ट्रिप्सिन है, तो पेनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये दोनों मिलकर उनका फर्दर ऑन डाइजेशन कर दिया। क्या किया? फर्दर ऑन डाइजेशन कर दिया। अब ये फर्दर ऑन डाइजेशन के बाद क्या होगा सो ध्यान देने लायक बात है। ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप ध्यान देंगे, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और ये कहाँ हैं? ये हमारे इलियम में मौजूद हैं। कहाँ मौजूद हैं बच्चों? इलियम में। और इनका काम क्या है कि जो डाइजेस्टेड फूड गए हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करना। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? विलाई। विलाई कैसा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं यह एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और एब्जॉर्ब करके और उसमें से जो डाइजेस्टेड फूड हैं उसको ले लेंगे और ले करके हमारे भोजन का डाइजेशन कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और वहाँ से भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। बच्चों यहाँ के बाद
जो भोजन का रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा वह रिमेनिंग पार्ट अनएब्जॉर्ब्ड फूड के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, तो लार्ज इंटेस्टाइन को, और लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के इनका जो है वहाँ पे हमारा दो हिस्सा है, लार्ज इंटेस्टाइन में दो हिस्सा है। ये देखो ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा सो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग की बात करना है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को आप जैसे ही देखेंगे तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह से आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं कोलोन, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, कोलोन। ये कोलोन के एरिया में आपका भोजन में, ये भोजन जब यहाँ जमा होगा तो इसी हिस्से में इसमें से मौजूद एक्सेस वाटर को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट्स बचेंगे वह हमारे इस एरिया में, जिसको कि हम लोग कहते हैं रेक्टम, इसमें स्टोर होंगे, और स्टोर होकर के यह एनस के जरिए टाइम टू टाइम शरीर से बाहर चले जाएंगे। बच्चों यहाँ पे एक और ख़ास बात ध्यान देने लायक क्या है, ये हिस्सा आपका कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसी रीजन में, ये जो रीजन है यहीं पे आपका एक खास तरह का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। एक ज़माने में यह वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स सेलुलोज का डाइजेशन करता था, सेलुलोज का डाइजेशन करता था सेलुलेज के सिक्रीशन से। अनफॉर्चुनेटली अब हम लोगों में यह काम नहीं करता है। ये क्या हो गया है बच्चों, तो ये अब हम लोगों में वेस्टिजियल हो गया है, वेस्टिजियल। अब ये वेस्टिजियल क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि यह वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट तो है लेकिन फंक्शनलेस है, यानी यह कार्य हमारे बॉडी में नहीं करता है। तो हम लोगों ने यहाँ से जाना कि किस तरह से हमारे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वह बॉडी में स्टोर्ड रह गया, और जो टाइम टू टाइम बॉडी से रिलीज आउट हुआ। एब्जॉर्ब फूड हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, जिसको कि हम लोग हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में पहुँचे, लीवर से उनका एसिमिलेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, और एसिमिलेट होकर के वो बॉडी के डिफरेंट एरियाज में आइदर दे गेट स्टोर्ड और दे गेट converted into the body constituent, or they will eliminated as a byproduct, such as in the case of amino acid you will find कि the excess of amino acid that get absorbed by the villi will convert into the urea, और वो यूरिया में कन्वर्ट होकर के बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे बॉडी में डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया होती है। तो बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिए, हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम लोग कम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, और उसके लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल में कई सारे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस को प्रमोट किए। एक बार पढ़ने से India's best learning app.